हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2026 से पहले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा, आगामी एग्जाम्स हैं बैंक, एसएससी, रेलवेज, तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे से अगर स्टार्ट करें तो एक मार्खोर होता है, वो किस देश का जो है राष्ट्रीय पशु है। तो आपको बताना है कि ये जो नेशनल एनिमल है वो किस कंट्री का है, ये है मार्खोर। तो आप कमेंट सेक्शंस में इसका सही आंसर बताइएगा। When was the present design of India's national flag officially adopted by the Constituent Assembly? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड डे जो है ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। और ये जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन साल 1947 में हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने तिरंगे को नेशनल फ्लैग जो है वो यहाँ पर चुना था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है 22 जुलाई को, और इसी दिन जो तिरंगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई कलर्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को इसको जो है अडॉप्ट यहाँ पर किया था। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो तिरंगे का ओरिजिनल डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया जी जो है इन्होंने बनाया था। पूछा जा सकता है कि ये जो ओरिजिनल डिज़ाइन था ये किसने कॉन्सेप्टलाइज किया था। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था वो था फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया का। इसके साथ में इस झंडे में आपको पता है कि केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियाँ यहाँ पर होती हैं, बीच में जो अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये थोड़े से कुछ छोटे फैक्ट्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि जब आज़ादी की लड़ाई थी तो उस दौरान इस झंडे के कई अलग अलग जो रूप हैं, एवोल्यूशन, वो हमें देखने को मिले थे, बदले थे समय के अनुसार। जैसे 1904 में जो सिस्टर निवेदिता का झंडा था और 1907 में मैडम कामा द्वारा जर्मनी में जो है ये फहराया गया था। 22 जुलाई 1947 का एक ऐतिहासिक फैसला जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक एडॉप्शन, वो हमारा हुआ था। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश की शान और एकता का एक प्रतीक भी है। तो हर साल 22 जुलाई को हम लोग नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन 1947 में तिरंगे को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये बनाया गया था। और आज़ादी से पहले आपने अलग अलग तरीके के जो फ्लैग्स थे वो हुआ करते थे, बट बाद में एक ही फ्लैग जो अभी भी चलता आ रहा है। Which specific mango variety is most cherished and honored as a king of गोन मैंगोज इन गोवा? आपको बताना चाहूँगा कि हर साल क्या होता है कि 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे ये भी मनाया जाता है। अब इस मौके पर जो गोवा सरकार है उन्होंने अपने प्रसिद्ध जो मैंकोराड मैंगो, ठीक है, जिसको बोलते हैं मानकुराद आम, इसकी एक खास बात यहाँ पर बताई है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑनर हुआ है। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि मानकुराद आम जो है इसको गोवा के आमों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द गोवान मैंगो। जो गोवा के आम होते हैं उनका राजा यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खास और पुरानी ये वाली जो किस्म है वो यहाँ पर देखी जाती है। साल 2023 में गोवा के इस मानकुराद आम को जो है जीआई टैग जो है ये दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये मानकुराद मैंगो ये कहाँ का है, तो आप बता दोगे ये गोवा में मिला था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आम है वो अपनी बहुत बेहतरीन जो रिच एरोमा होता है, इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी है और स्वाद इसका बहुत ही मीठा है और सीड इसके अंदर बहुत ही छोटा होता है, तो इसके लिए जो है ये जाना जाता है। और इस आम की जो खेती है मुख्य रूप से गोवा में ही होती है और अब जो है थोड़ी बहुत खेती महाराष्ट्र और कर्नाटका यहाँ पर भी देखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये गोवा का हॉर्टिकल्चर हेरिटेज भी है। At which place did the Indian Navy recently commission the anti-submarine warfare shallow watercraft named INS मालवान? इंडियन नेवी जो है अभी इन्होंने जो कारवार नेवल बेस है इस पर अपना INS मालवार जो है इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है और ये जो है माहे क्लास का एक दूसरा जहाज़ होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि बेसिकली जो कमीशन है वो किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटका में, कारवार कर्नाटका। तो इस जहाज को खासकर जो है समुद्र के जो उथले तटीय इलाके होते हैं, जो शैलो कोस्टल वाटर्स होता है ना, वहाँ पर जो है आप ऐसे समझें कि जो शैलो कोस्टल वाटर्स है उसमें जो सबमरीन्स हैं वो ढूंढकर ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये एक तरीके का जो है सेकेंड माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है ये हमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा जा सकता है।
और दूसरी चीज़ जो INS मालवड़ है, इसको कोच्चि की जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उसमें जो है बेसिकली उसी ने इसको बनाया है, जिसमें 80% से ज़्यादा जो सामान है वो भारत का ही बना हुआ है। तो मतलब इंडिजिनस कंटेंट का कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो जहाज़ है वो सोनार और टारपीडो रॉकेट्स और छिपने की जो स्टील फीचर्स होते हैं उससे ये लैस है, ताकि देश की जो समुद्री सुरक्षा है वो और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो सके। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मालवान है ये टर्म कहाँ से आया। तो आप ऐसे समझ लें कि जो इस जहाज़ का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर जो मालवड़ है ना उसके नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत की याद में यहाँ पर रखा गया है। केंद्रीय सरकार ने देश भर में बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने पर्यटन परियोजनाएं जो हैं उनको यहाँ पर मंजूरी दी है। हाउ मेनी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शंस अक्रॉस द कंट्री। तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारे की टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उन्होंने पिछले 2 सालों में भारत में टूरिज़्म को बेहतर बनाने के लिए 117 जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इनकी यहाँ पर जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो कुल खर्चा है वो है आपका 5,756 करोड़ के आसपास का। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होगा कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो जो भी यात्री होंगे इनके लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है मिल सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है। और ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो स्वदेश दर्शन 2.0 जो है इसके तहत जो है ये बेसिकली बनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन 2.0। तो होगा क्या कि अभी ऐसी बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं और जो योजनाएं हैं तो ये लोग जो हैं प्रसाद और जो अलग अलग तरीके की विकास योजनाएं ऐसी बड़ी तो इनको इन्होंने इनके तहत ही यहाँ पर मंजूर किया है। तो जो ये प्रसाद है ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रसाद है क्या बेसिकली। तो ये एक तरीके का चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम है जिसको बोलते हैं CBDDS प्रसाद, असिस्टेंट टू सेंट्रल एजेंसीज। और दाजुगा ये है धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCII। तो इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म ने अभी 117 टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है और इसके लिए जो अमाउंट रखा गया है वो है 5,756 करोड़ का। द स्माइल स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम अभी एक लॉन्च की है और ये जो एक ऐसी योजना है इसमें स्माइल स्कीम जो है ये शामिल किया गया। तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका ही ये बेसिकली स्कीम है स्माइल। और आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो स्माइल है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन्होंने सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या करेगी कि जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं ना इनकी मदद करना और हमारे देश में पूरी तरीके से जो बैगिंग फ्री इंडिया है वो यहाँ पर बनाना, मतलब भिक्षावृत्ति मुक्त भारत जो है ये बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो अभी ये जो स्कीम है भारत के 216 शहरों में चल रही है। इसके तहत 10,200 से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई, इलाज और जो नया काम स्किल डेवलपमेंट सिखाकर नई ज़िंदगी यहाँ पर दी गई है। तो उनको एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो ये जो भीख मांगने का रास्ता है वो ना चुने। और मुझे लगता है कि आजकल लोग बड़ा लेजी हो गए हैं, मतलब उनको अगर आप एक अच्छा स्किल दे दोगे, सिखा दोगे तो वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते। जो उनका चल रहा है ना प्रोसेस वो उसमें ही मशगूल रहना चाहते हैं। तो लेकिन भारत सरकार की जो स्माइल स्कीम है ये बेसिकली बैगरी नेशनल पोर्टल इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो आने वाले समय में जो है देखा जाएगा कि जो बड़े टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो यहाँ पर जब टूरिस्ट आता है तो उसको जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो बड़ा रिव्यू गलत लिखता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि पहले हम उन बड़े मेजर सिटीज़ से करें जहाँ पर जो है नंबर्स जो हैं वो टूरिस्ट के आने के ज़्यादा हों। और सरकार का प्लान यही है कि लगभग 2030-31 तक हम इस स्कीम को 295 अलग अलग सिटीज़ में फैलाएंगे और लगभग 35,000 लोगों की मदद हम यहाँ पर करेंगे ताकि जो बैगिंग पर्सनस हैं उनको यहाँ पर कुछ निजात दी जा सके। एट विच टोल प्लाजा हैज़ द NHAI फर्स्ट इंट्रोड्यूस द डिजिटल लोकल पास फैसिलिटी ऑन द राजमार्ग यात्रा ऐप। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI है इन्होंने जो राजमार्ग यात्रा ऐप पर डिजिटल लोकल पास की शुरुआत सबसे पहले किस टोल प्लाजा से यहाँ पर शुरू किया है।
तो ये बेसिकली जो है आपका मुंड का बक्कर वाला टोल प्लाजा दिल्ली। तो अभी हुआ क्या, NHAI ने जो भी हमारे राज्यमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस पर इन्होंने सफ़र को आसान बनाने के लिए 2 डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। पहली है डिजिटल लोकल पास, ठीक है। तो डिजिटल लोकल पास में बेसिकली होगा क्या कि जिसके पास में जैसे क्या होगा कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो लोग हैं वो घर बैठे ऑनलाइन ही लोकल पास बनवा सकते हैं और वो ईजिली यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस डिजिटल पास की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के जो मुंडका बक्कर वाला टोल प्लाजा है वहाँ से की गई, जिसके बाद में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। दूसरी जो नई सुविधा है वो है इनकी मार्ग मित्र हेल्प सेंटर। ये बेसिकली एक तरीके का AI पावर्ड और एक मल्टी लैंग्वेज जो है मदद करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं मार्ग मित्र हेल्प आपका, ठीक है। तो ये जो मार्ग मित्र हेल्प सेंटर है ये 22 अलग अलग भाषाओं में फास्टैग, टोल प्लाजा रिफंड और सड़क की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उससे जुड़ी जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराता रहेगा और उससे जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेगा। तो इन सेवाओं में जो है डिजिटल लॉकर और जो वाहन पोर्टल है इसका इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों की जानकारी और दस्तावेज जो है उसकी जांच जल्दी यहाँ पर हो सके। हाउ मेनी टोटल गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय द इंडियन स्टूडेंट कॉन्टिजेंट एट अ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड होता है केमिस्ट्री का, ये बेसिकली 2026 में भारतीय छात्र द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते गए हैं। तो भारत ने जो ये 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड था इसमें 4 गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास रचा है और ये इस प्रतियोगिता में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है। तो यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल्स मिले हुए हैं। तो हुआ क्या है कि इसमें लगभग आप देखें कि 93 देशों के 363 स्टूडेंट 363 स्टूडेंट जो है उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। और ये हुआ कहाँ पर है, ये 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, ये हुआ है आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ताशकंद में। तो 363 जो स्टूडेंट्स हैं उन 93 कंट्रीज से आते हैं, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और भारत ने चीन, वियतनाम और रूस के साथ जो है मेडल टैली में संयुक्त रूप से पहला स्थान यहाँ पर लिया है। तो इसमें ये कंट्री साथ में है, चाइना, वियतनाम एंड द एक रशिया, ठीक है। तो इनके साथ जॉइंटली ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन लोग हैं, इसमें हैं देवदत्ता प्रियदर्शी, और दूसरे जो स्टूडेंट हैं इनका नाम है हर्षित सिंघल, कबीर छिल्लर और संदीप कुची, ठीक है। ये विनर्स हैं ओलंपियाड केमिस्ट्री के। विच कंट्री डिड लेजेंडरी फुटबॉलर केविन कीगन हु पास्ड अवे रिसेंटली रिप्रेजेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी रिसेंट में एक बहुत ही दिग्गज फुटबॉलर जिनका नाम है केविन कीगन, इनका निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे, तो ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे और इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और मैनेजर, इनका नाम है केविन कीगन। तो केविन कीगन जो है 75 की एज में जो इनको 4th स्टेज कैंसर से लड़ने के बाद इनका निधन हो गया। वह अपने जो फैमिली थे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा है इस बारे में इनकी। और इसके बाद में आप ऐसे देखें कि जो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने इनकी फैमिली को सत्तावना दी और यहाँ पर जो है इनके लिए श्रद्धांजलि की गई। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका रहेगा, क्योंकि जो केविन कीगन है वो इंग्लैंड के महानतम फुटबॉलर में से एक थे और उन्होंने जो है 2 बार प्रतिष्ठित जो बैलोन डियोर अवार्ड है वो यहाँ पर अपने नाम पर किया था, बैलोन डियोर अवार्ड, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड से आते हैं ये जो है केविन कीगन, और इनका भी हाल ही में कैंसर से निधन हो गया। लगातार 2 साल 1978-1979 में ये अवार्ड जीतने वाले इकलौते ब्रिटिश प्लेयर भी थे यहाँ पर। Whom did Ukraine's parliamentary recently approved as the country's new prime minister? अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन की जो संसद है, यूक्रेन की संसद का नाम पूछा जाता है, ये इसको बोलते हैं बारखोवना रादा, ठीक है। तो इन्होंने जो है अभी यूक्रेन की जो संसद है उन्होंने 218 वोटों के साथ में जो सेरी कोरस्की हैं, तो इनका नाम है सेरी कोरस्की, तो इनको देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। सेरी कोरस्की जो है सबसे पहले जो है इससे पहले ये यूक्रेन की जो एनर्जी कंपनी है जिसको बोलते हैं नाफ्टो गैस, इसके CEO ये रह चुके हैं। और अगर बात की जाए जेलेंस्की की, राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने सरकार में बड़े बदलाव के तहत जो है इनका प्रधानमंत्री नाम जो है इनका प्रधानमंत्री के लिए नाम यहाँ पर आगे बढ़ाया। और एक समय जो है ये देश के प्रधानमंत्री तब बने थे जब यूक्रेन रूस के साथ युद्ध चल रहे जो फेज था उस दौरान भी इनका नाम था यहाँ पर। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा भी।
तो हाइलाइट्स में आप लोग व्यू कर लिया करिए। न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है सेरी कुर्सी का, और इनको 289 वोट्स के साथ में इनको यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ बोलते हैं, इसके द्वारा नियोक्ताओं के पेनल्टी विवादों को सुलझाने के लिए कौन सी एक मुश्त योजना जो है ये इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्मेट में पूछ रहा है कि जो ईपीएफओ है, जिसको हम लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो इन्होंने जो विश्वास 2026 जो स्कीम है, इस नाम से एक नई वन टाइम जो समाधान योजना है उसको यहाँ पर शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो विश्वास 2026 का नाम याद रखने का। इस योजना का मेन मकसद ये है कि जो एम्प्लॉयर हैं इन पर लगाए गए जुर्माने और हर्जाने के जो पुराने मामले हैं इनको आपसी सहमति से यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं इनको यहाँ पर सेटल कर लेना। ठीक है, तो ईपीएफओ ने ये जो विश्वास 2026 ये एक वन टाइम डिस्प्यूट रेजुलेशन स्कीम है, तो जिसमें जो डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग डैमेजेस पेनल्टीज़ के इम्पोज हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर, तो इनको यहाँ पर सेटल करने के लिए ऐसा किया गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो स्कीम है वो ईपीएफ एक्ट जो है एमपी एक्ट होता है, इसकी धारा 14 भी और जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, तो इसके मामलों पर जो है यहाँ पर ये लागू होती है। बट आपको इतना पता रखना है कि स्कीम कौन सी लॉन्च हुई है और किस लिए है बेसिकली। ठीक है, बाकी आप यहाँ से डिटेल में चीज़ें कर सकते हैं। Who has been appointed as the India's flag bearer for the opening ceremony of the Commonwealth Games 2026? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके ग्लासगो में हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि फ्लैग बेरर के तौर पर ओपनिंग सेरेमनी कौन है, तो ये है मीराबाई चानू। तो अभी जो IOA है, तो इन्होंने घोषणा की कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली जो मीराबाई चानू हैं इनको कॉमनवेल्थ गेम 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत का जो फ्लैग बीरर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में बेसिकली हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी होगी ये। ठीक है, तो उसमें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो है लोवलिना वॉर्गन ये भी हैं, ये होंगी बैटन बीरर, और जो फ्लैग बीरर के तौर पर होंगी मीराबाई चानू। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद यहाँ पर रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो दोनों स्टार खिलाड़ी हैं वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो है, तो इसमें इन खेलों में 78 आपके जो मेल पर्सन हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं और 48 वुमेन जा रही हैं। टोटल 126 मेंबर एथलीट जो है पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। और जो IOA है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसकी जो अध्यक्ष है इनका नाम है PT ओसा। तो इन्होंने कहा कि ये जो भारत की दोनों बेटियां हैं, दोनों खिलाड़ी हैं, इनकी शानदार सफलताओं को ध्यान में रखकर जो है हमने ये बेहतर डिसीजन यहाँ पर लिया है कि हम लोवलिना और मीराबाई चानू इन दोनों को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं बैटन बीरर और फ्लैग बीरर के तौर पर। Which act has recently been enforced to strengthen the India's legal framework for clean sport? क्वेश्चन कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी रिसेंट में अभी एक जो ये स्वच्छ खेल के लिए एक कानूनी ढांचा जो है ये मजबूत किया है, किस अधिनियम को लागू कर। तो ये जो खेल है इसको हमें फेयर बनाना है, तो इसके लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022 जो है इसको, और साथ में जो है राष्ट्रीय एंटी डोपिंग जो अधिनियम है 2025 इसको इन्होंने लागू कर दिया। तो 2022 भी और 2025 दोनों आपके पैरेलली इम्पोज हुए हैं, 2025 और 2022। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कभी भी कोई खेल होता है तो उसमें कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन वो डोप ना ले, ठीक है, मतलब किसी तरीके की नशा ना करे, तो इससे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा वो भी किरकिरी भी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 है और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसको हम लोग बना रहे हैं ताकि भारत का जो लीगल जो फ्रेमवर्क है ताकि क्लीन और फेयर स्पोर्ट्स हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही कि खेलों में जो डोपिंग है इसको रोकना और खिलाड़ियों के जो राइट्स हैं इनकी यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करना, इनको जो है रक्षा भी करना इनके राइट्स की। तो जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग जो संशोधन अधिनियम 2025 है, इसके देश की जो संस्थाएं हैं तो इनकी ऑटोनॉमी को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लोक संवर्धन पर्व इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो लोक संवर्धन जो ये है आपका, तो वो किस मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित यहाँ पर किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, और इसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। अभी यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 6th लोक जो संवर्धन पर्व है वो अभी देहरादून में इसको किया, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो
in collaboration with the government of the Uttarakhand under the PM Vikas scheme, making the first time the event being hosted and the partnership with the state government. ठीक है, तो ये हो रहा है इतिहास में पहली बार जब ये त्यौहार किसी राज्य की जो पार्टनरशिप जो है राज्य सरकार के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो इस फेस्टिवल में जो हमारी ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो है, और अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट है, और जो लोकल लेवल पर जिनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 150 कारीगरों को खाने पीने के जो है स्टॉल यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। तो ये एक अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। Who won the gold medal in the men's javelin throw event at the Asian under 23 Athletics Championship 2026? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है, इसमें पुरुषों की जो भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में है, वो उसमें किसने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है? तो इनका नाम है आनंद सिंह। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, चीन के जो ऑर्डोस हैं, ऑर्डोस में अभी जो आयोजित पहले जो एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है, तो इसमें आनंद सिंह ने पुरुषों की जो जेवलिन थ्रो होती है इसमें यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चाइना में कहाँ पर हो रहा है? तो ये रहा ऑर्डोस में। ठीक है, कौन सा गेम है? ये है एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। ओके, और इन्होंने अपना लास्ट प्रयास में 80.57 मीटर का अब तक का अपना सबसे पर्सनल बेहतरीन थ्रो जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट किया, और उस वजह से जो है इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता। और इस शानदार प्रदर्शन पहली बार 80 मीटर के आंकड़े को पार किया, और भारत के चुनिंदा 80 मीटर जेवलिन थ्रो क्लब में ये शामिल हो गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पूरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 मेडल, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जो है वो अपने नाम पर किए। अगर आप मेडल टैली में बात करोगे तो भारत, चीन, जापान और उज्बेकिस्तान के साथ चौथे स्थान पर यहाँ पर ये रहा है। ठीक है, तो 16 मेडल्स हमें यहाँ पर मिले हैं, इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज हैं, और 4th पोजीशन में हम लोग हैं, पहले चाइना, जापान और उज्बेकिस्तान है। On which historic ground did the Indian women's cricket team defeat England by 270 runs in July 2026 to win the first ever women test match at the venue? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो भारतीय टीम है, भारतीय महिला टीम है, इन्होंने अभी इंग्लैंड महिला टीम को 270 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। तो कहाँ पर ये मैच हुआ था? तो ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर था, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो 457 के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर ही सिमट गई, और इसमें जो है भारत ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो है इस मैच को अपने नाम पर किया है। और अगर आप गेंदबाजी की बात करोगे तो जो क्रांति गौड़ हैं, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और 5 विकेट इनको मिले 37 रन देकर। ठीक है, 457 का तो टारगेट था। What percentage year-on-year growth was registered in India's total export merchandise and services during the first quarter of the financial year 27 April to June? तो यह है 11.37। आप इस न्यूज़ को ऐसे समझिएगा कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 26-27, तो इसकी जो पहली तिमाही होती है जिसको हम लोग अप्रैल से जून बोलते हैं, तो इसमें भारत का जो कुल निर्यात है, जो डेटा गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर, तो इसमें 11.37% की जोरदार बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिली है। पहली चीज़ ये, ठीक है, तो आपसे फैक्ट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि कुल जो निर्यात है वो हमारा बढ़कर जो है वो पहुँच चुका है 232.73। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो कुल निर्यात है वो पहुँच गया है। और अब आप ऐसे देखें कि 232.73 डॉलर तक पहुंचने पर पिछले साल जो है ये आपका काफ़ी कम था, 208 के आसपास में था, तो उससे जो है ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। कई खास सेक्टर्स हैं जिसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जैसे कि रत्न और आभूषण 34.4% के आसपास में यहाँ पर ये है, और नेक्स्ट इंजीनियरिंग गुड्स देखोगे इसमें अप टू 20% के आसपास में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इसमें इतना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसमें इतना है, राइस में इतना है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर विटनेस हुआ है। जम्स एंड ज्वेलरीज काफ़ी अच्छा है, 34.64%। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ। लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें हमने ये क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, इनके आंसर्स आप आज देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ ये 5 क्वेश्चन वो हैं, ये मैं कल आपको इसके आंसर्स वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको ट्राई जरूर करेगा। और PDF है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस,
हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया है।